बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का चैनल। और हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, और इससे पहले हम पढ़ चुके हुए हैं कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, उनकी एप्लीकेशन और उनसे रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उनको, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने के लिए आप कंसीडर करें कि आपके पास दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं और आप उनके दरमियान फर्ज करें यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसको छोड़ते हैं, तो होगा क्या, वो चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट और ये यहां से मूव करते हुए यहां तक आएगा। जब ये मूव करेगा तो वो जितनी उसकी मूवमेंट होगी, जाहिर सी बात है मोशन प्रोड्यूस होगी, तो ये क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन करेगा, कोई ना कोई एनर्जी जो है वो उसके अंदर आ जाएगी। अब उसी एनर्जी को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उस एनर्जी की वजह से इसके ऊपर कुछ वर्क डन होगा जिसको हम WBA कह देते हैं, पॉइंट बी से ए तक जाने के लिए। और बाय द फोर्स F इज इक्वल टू Q नॉट E, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से इस फॉर्मूले को ड्राइव किया था, F इज इक्वल टू Q नॉट E। ये फोर्स है जो उस पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म होगी। तो जो वर्क डन इसके ऊपर होगा वो स्टोर हो जाएगा एज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जितना उस पर वर्क डन होगा वो उसमें एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। फर्ज करें कि UA और UB जो है ये पोटेंशियल एनर्जीज है पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर रिस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, यानी कि इन दोनों में चेंज जो है वो किसके इक्वल होगा, दैट विल इक्वल टू द वर्क डन जो उस पर किया गया। डेल्टा U इज इक्वल टू WBA, और डेल्टा U का मतलब क्या होता है, UA माइनस UB विच इज इक्वल टू WBA। तो यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस की जो पहली डेफिनेशन है उसको यहां से कंक्लूड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज द वर्क डन in moving a unit positive charge from one point to another keeping the charge in electrostatic equilibrium। के वो वर्क डन जो एक पॉइंट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, बट शर्त यह कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन रहे। तो वो वर्क डन जो उसको मूव करवाने के लिए किया जाएगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो इक्वेशन है उसको हासिल करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन थी, या इससे ऊपर वाली जो इक्वेशन थी दिस वन, इसको हम डिवाइड करेंगे Q नॉट से। तो इसको जब हम Q नॉट से करेंगे तो WBA ओवर Q नॉट और अगेंस्ट आ जाएगा डेल्टा U ओवर Q नॉट, और ये बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस विच इज VA माइनस VB, या जिसको हम डेल्टा V लिख देंगे। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पर VA और VB जो है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट A और पॉइंट B पर। अच्छा, अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q नॉट डेल्टा V, क्योंकि यहां से हम डेल्टा U, ये Q नॉट इधर आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q नॉट डेल्टा V, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा वर्क डन विच इज BA। और इसको हम यहां से लिख सकते हैं अलग अलग दोनों पॉइंट्स के लिए लिखें तो UA इज इक्वल टू Q नॉट VA, और B के लिए ये क्या हो जाएगा, UB इज इक्वल टू Q नॉट VB। तो ये हमें क्लियर यहां से हो जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कि किसी एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो असल में उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो पर यूनिट पोटेंशियल एनर्जी उनके डिफरेंस के इक्वल होता है। यहां पर डेल्टा V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसका जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो हमारे पास होता है जी वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के। अगर इसकी हम डेफिनेशन करें तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving 1 coulomb of charge from the one point to the other। यानी कि 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, अगर आप एक कूलम के चार्ज को, यानी कि जिस चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं उसका चार्ज एक कूलम हो, उसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएं तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस या उस पर जो वर्क डन लगेगा वो हमारे पास 1 वोल्ट होगा। वोल्ट के और भी जो यूनिट्स है जैसे कि मिली वोल्ट है जो 10⁻³ के इक्वल है, इस तरह किलो वोल्ट है जिसको केवी लिखते हैं 10⁻³ के इक्वल है, गीगा वोल्ट है जिसको जीवी लिखते हैं 10⁻9 के इक्वल है, इस तरह माइक्रो वोल्ट है जिसको जो 10⁻⁻6 के इक्वल है, और मेगा वोल्ट है दैट इज 10⁻6 वोल्ट। तो ये सारे यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पर न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होते रहते हैं।
ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास जो पोटेंशियल का फार्मूला जाएगा दैट डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट, और यहां से जो हम फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्लेयर कर सकते हैं दैट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से लेते हैं, और उसके लिए वो रेफरेंस पॉइंट ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर पोटेंशियल जो है वो जीरो हो। हम किसी भी फील्ड के अंदर किसी चार्ज के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किसी रेफरेंस के तौर पर देखते हैं, हम ये कंसिडर करते हैं कि वो रेफरेंस पॉइंट जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, यानी कि वहां पर पोटेंशियल जीरो हो, और वो इन्फिनिटी हम उसको लेते हैं कि बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर उससे होता है, तो उसको इन्फिनिट पॉइंट लेते हैं। तो अब हम जो कंक्लूड करते हैं फाइनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, अब हम कंक्लूड करते हैं कि जो पॉइंट चार्ज को मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो हम उस इन्फिनिट पॉइंट पर जो जीरो पोटेंशियल पर है वहां से उस चार्ज को लेके आएंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो तब उस पर जो वर्क डन करना पड़ेगा हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट हमारे पास डेफिनेशन है दैट इज फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा जी, इसको समझने के लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी जो दो पॉइंट्स हैं जिनमें हम चार्ज मूव करवाना चाह रहे हैं, बहुत क्लोज है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, इस तरह के उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जैसे कि हमने पीछे कहा था कि उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वेरिएशन, लेकिन वो इतने दूर नहीं है कि दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी कर जाए, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स होती है, और वो डिपेंड करती है चार्ज से डिस्टेंस पर। तो अगर हम ये दो पॉइंट ज्यादा दूर ले लेंगे तो विच मीन उनका डिस्टेंस जो वो ज्यादा हो जाएगा, और वो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेरी कर जाएगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और हम ये चाहते हैं कि उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जिन पर हम चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम रहे। तो उसके हम कोशिश करते हैं कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के इतना क्लोज हैं कि उन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं होती। तो अब इसके लिए एग्जैक्ट रिलेशनशिप ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को मूव करवाते हैं स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर से फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, क्योंकि दोनों क्लोज हैं इसलिए डिस्टेंस जो वो डेल्टा आर वो भी बहुत ही क्लोज होगा। तो वर्क डन क्या होगा उस टेस्ट चार्ज के, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव, जो हम नॉर्मल वर्क डन की डेफिनेशन लेते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो वर्क डन को हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, फोर्स आ जाएगी एफ, और डिस्टेंस हमने क्या लिया डेल्टा आर। और फोर्स की वैल्यू जो हम पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से निकाल चुके हैं F इक्वल टू क्यू नॉट ई, और वर्क डन क्या हो जाएगा जब ये वैल्यू हम इसके जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ई क्यू नॉट डेल्टा आर। अब यहां से पीछे हमने देखा था डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट डेल्टा वी, जो पिछले टॉपिक के अंदर हमने निकाला था। इस वैल्यू को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा जनाब क्यू नॉट डेल्टा वी इज इक्वल टू ई क्यू नॉट डेल्टा आर, और यहां से ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। अब ये क्या है, ये फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड है जो इक्वल होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और ये क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि डेल्टा वी, रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल्टा वी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट is known as potential gradient, के पोटेंशियल डिफरेंस में विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो चेंज आता है, यानी कि अब आप जब उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो जिस तरह आप उसको मूव करवाएंगे उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो उसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आता है, रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा आर, उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग, यानी कि हम चार्ज को जो मूव करवा रहे हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से करवाते हैं। और ये जो रिलेशनशिप है ये फील्ड स्ट्रेंथ जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको एक्सप्लेन करता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इक्यू पोटेंशियल सरफेस के ऊपर। इक्यू पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, द सरफेस विच हैव इक्वल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट आर नोन एज इक्यू पोटेंशियल डिस्टेंस, के ऐसी सरफेस जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो हर पॉइंट पर सेम हो। अब इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और अब फर्ज कर लें कि हम इस सर्कल को ले लेते हैं, ये सर्कल को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो आर पे डिपेंड करता है। तो अब अगर आप देखें कि ये जो सर्कल है
इन सारे पॉइंट्स का इस सर्कल के ऊपर जो डिस्टेंस है फ्रॉम आर वो क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, विच मीन कि इस पूरे सर्कल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। वो आप चाहे टेस्ट चार्ज यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, किसी भी जगह पर हो, तो इस सारी सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सेम फील होगी। तो इस तरह की सरफेस को हम इक्यू पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और ये अमूमन स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल क्योंकि चार्ज है उसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही हैं, तो ये उसके चारों तरफ पाई जाती है ये सरफेस, जो कि इक्यू डिस्टेंस, असल में इक्यू डिस्टेंस होती है फ्रॉम दैट चार्ज, इस वजह से उस पर जो पोटेंशियल होता है वो भी इक्यू पोटेंशियल होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए फर्ज कर लें जनाब कि एक आइसोलेटेड चार्ज है जी डेल्टा क्यू, और उसको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो हम निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हुए हैं फॉर दिस चार्ज। ये कैसे निकलेगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, जो हमने कूलम लॉ से ड्राइव किया था, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करवाते हैं टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो वो एक्ट करेगी, और एक्सटर्नल वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होगा उसको उस जगह पर लाने के लिए। तो वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू क्यू ई पॉइंट डेल्टा आर, क्योंकि अब हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं पॉइंट को, इन्फिनिटी से किस तरफ लेके आ रहे हैं, पॉइंट चार्ज की तरफ। अब उस चार्ज की तरफ, तो पॉइंट चार्ज जब चार्ज की तरफ आएगा तो रिपल्सिव फोर्स होगी, दैट वाई दिस माइनस इज हियर। और अब चूंकि हम उसको उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके उसको करीब ला रहे हैं, दैट इज वाई यहां पर हमारे पास जो वर्क डन जो करना पड़ेगा हमें उस चार्ज के ऊपर, दैट इज इक्वल टू क्यू ई डेल्टा आर। और यहां से डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस 180। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरफ है, और जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास जो उसका एंगल बनेगा दैट इज 180। तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ई डेल्टा आर। तो cos 180 की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू ई डेल्टा आर के। अच्छा जी, उसके बाद जो वर्क डन है वो हम पीछे पढ़ चुके हुए कि दो जो चार्जेस होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स पर लग रही है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है दैट इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर डेल्टा आर। अच्छा जी, अब हम इसको जरा यहां पर रोकते हैं और फर्ज कर लें कि ये हमारे पास वो चार्ज है प्लस क्यू, और ये फर्ज करें जी इन्फिनिटी पे पॉइंट ए है, और इस पॉइंट से हम उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को मूव करवा के ला रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर। तो पॉइंट बी तक का जो वेक्टर है डिस्टेंस है दैट इज आर बी, और पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर ए। अब हमें पता है कि चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो विच मींस कि हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इस सारों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, विच मीन कि हर एक हिस्से के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रह जाए। तो उसके लिए हम उसको R1 R2 R3 और अप टू Rn इस सारे पोर्शन यानी कि A से B के दरमियान वाला ये जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देंगे इन छोटे छोटे जो पैचेस के अंदर, जो कि चलेंगे बी तक। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इस वर्क डन को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले हम चार्ज निकालेंगे फ्रॉम आर ए से, यानी कि आर ए से R1 तक, फिर R1 से R2 और इससे चलते चलते Rn, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा Rb। तो जब हम इन पॉइंट्स का एक एक करके निकालते हैं वर्क डन, तो हमारे पास जो लास्ट तक आ जाएंगे, फिर हम उन सबको जमा करेंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा जो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज को लाने में हमारा लगेगा। तो पहले हम बात करते हैं RA से R1 के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्क डन वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q 4 एप्सिलॉन नॉट, और R डेल्टा R जो है वो चेंज इन R वो हमारे पास आ जाएगा RA माइनस R1 ओवर RA R1। अब सिर्फ इतने हिस्से को मैं जरा अलग से निकाल के सॉल्व करने लगा हूं, दैट इज RA दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा W RA टू R1 डेल्टा Q 4 एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R ए। ये था ए से R1 तक, इस तरह R1 से R2 और Rn से Rb, ये हमारे पास जो वर्क डन आ जाएंगे डिफरेंट। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे, इन सबको एड अप कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा दैट इज इक्वल टू this one, that is delta W RA to RB delta Q 4 pi epsilon naught 1 over RB minus 1 over R
ए। तो ये हमारे पास वर्क डन है, किसी टेस्ट चार्ज क्यू को मूव करवा के लाते हैं, हम आर डिस्टेंस कवर करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए। लेट्स सपोज कि जो वो पॉइंट है वो अगर इन्फिनिटी पर है तो आर ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी इज 0। तो हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर आर बी के, या सिंपली हम उसको लिख लेते हैं क्यू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस वर्क डन के लिए उस पॉइंट पर जहां पर चार्ज क्यू के करीब हम उस चार्ज को टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर सिंपली ये फार्मूलाज पुट करके आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये असल में एक यूनिट है एनर्जी का और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एनर्जी का। अगर हम इसको डिफाइन करें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड आर लॉस्ट, यानी कि वो एनर्जी है या एक्वायर करनी पड़ सकती है, लॉस करनी पड़ सकती है बाय एन इलेक्ट्रॉन when it is displaced across 2 points between which potential difference is 1 volt। यानी कि वो कह ये रहा है कि 2 पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज 1 वोल्ट, और हम एक इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से मूव करवा के इस पॉइंट पर लेके आते हैं। अब अगर ये हाई पोटेंशियल पर पॉइंट है और ये लोअर पोटेंशियल पर है, हम इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एनर्जी को लूज करेगा, और अगर ये लोअर पोटेंशियल पर है और हम हाई पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं तो एनर्जी को गेन करेगा। तो चाहे वो एनर्जी को एक्वायर करे चाहे वो एनर्जी को गेन करे, जितनी वो एनर्जी एक्वायर या गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाने में, और उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या हम उसको ईवी भी कहते हैं। और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, दैट इज 1.602 10 - 19 कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हम इन वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1.602 मल्टीप्लाई 10 - 19 जॉल। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर पूछा जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, और उसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर भी इसको डिस्कस इसकी वैल्यूज को डायरेक्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसके अदर जो यूनिट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है या गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये तीनों यूनिट्स जो है ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, अगेन सिंपल जो चार्ज है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, अगर उसको 3e उसके ऊपर चार्ज हो 5 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के पॉइंट से मूव करे, तो सिंपल हम फार्मूला है Q डेल्टा V, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू जो है वो एनर्जी की निकाल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है सर्किट्स के अंदर, दैट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। कि कैपेसिटर जो होता है एक ऐसी डिवाइस है जिसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्टोर किया जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है जी, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट्स होती हैं, कंडक्टर की प्लेट्स होती हैं, जिनके दरमियान कोई खास एक डिस्टेंस होता है, उनको एक ऐसे डिस्टेंस पर रखा जाता है कि ये आपस में इलेक्ट्रिकली कंडक्ट ना हो सके, और उनको किसी बैटरी के साथ जोड़कर जो चार्ज किया जाता है, और ये जो मीडियम इनके दरमियान होता है जो इनको आपस में कनेक्ट होने से रोकता है, दैट इज कॉल्ड अ डाई इलेक्ट्रिक। तो इस तरह के सेटअप को हम एक कैपेसिटर कहते हैं, और इसको पर्टिकुलर अगर नाम दें तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है, क्योंकि उसमें 2 प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं और आपस में सेपरेट हुई होती हैं बाय अ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा जी, जो कैपेसिटर होता है कॉमनली कैसे चार्ज होता है, हम इसको कनेक्ट करते हैं किसी भी पावर सोर्स के साथ, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं बैटरी के या किसी भी पावर सोर्स के पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल, हम उसकी दोनों प्लेट, चूंकि ये 2 प्लेट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को बैटरी के उन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और उनके ऊपर जो चार्ज है वो एक्वायर हो जाता है, जैसे कि प्लस क्यू और माइनस क्यू जो चार्ज है उन प्लेट्स के ऊपर एक्वायर हो जाता है, और उनकी जो आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन है चार्जेस की, वो उनको दोनों सरफेस में बाउंड करके रखता है। मतलब इधर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को बाउंड करके रखता है, जिसकी वजह से उन प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट होता रहता है,
और स्टोर होने की कैपेसिटी रखता है। अच्छा, इससे एसोसिएट एक टर्म है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या है जी? कैपेसिटेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कि एक जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, उसको हम उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये जो कैपेसिटेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बड़ा बेसिक सा जो रिलेशन है उसको समझना होगा कि जब आप किसी बैटरी के साथ कैपेसिटर को अटैच करते हैं तो उस पर स्टोर होने वाला चार्ज डिपेंड करता है कि जिसके साथ आपने उसको, जिस सोर्स के साथ आपने उसको अटैच किया उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने ज्यादा चार्जेस जो है वो उस कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होंगे। दैट इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतने ज्यादा चार्जेस जो है वो स्टोर होंगे। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको C कहते हैं, और यही C जो है वो कैपेसिटेंस कहलाता है। और इसी C को हम क्या कहते हैं जी? कैपेसिटेंस। और यहां से अब हम जो कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज on either plate of the potential difference produced between the plates। कि एक कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है और पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। के किसी पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अप्लाई करने से उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होता है, इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं फैराड। फैराड इसका यूनिट है। अगर हम इसको डिफाइन करें, द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर वी स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कि अगर दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उन पर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो 1 कूलम हो, तो उस सूरत में हम कहेंगे उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 1 फैराड होगी। इस तरह फैराड के भी सब जो है वो मल्टीपल यूनिट है, जैसे कि माइक्रो फैराड है जो 10 की पावर -6 फैराड के इक्वल होता है। इस तरह पीको फैराड है जो 10 की पावर -12 फैराड के इक्वल होता है। अगर हम रूटीन लाइफ में आप इन कैपेसिटर्स को देखना चाहें तो जितने फैंस होते हैं, ट्यूबलाइट्स होती हैं, इनके अंदर कैपेसिटर जो मौजूद होता है जो इनिशियली उस मोटर को या उस ट्यूबलाइट को स्टार्ट होने के लिए एक बड़ा झटका बिजली का देता है, उसको पोटेंशियल का झटका बढ़ा देता है ताकि वो डिवाइस जो वो स्टार्ट हो सके। उसके ऊपर आप अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फैराड के अंदर उसके ऊपर जो कैपेसिटेंस आपको लिखी हुई नजर आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लेते हैं जी कि हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है। जैसे कि हमने आगे पीछे पिक्चर में देखा था कि जो दो प्लेट इस तरह एक दूसरे के पैरेलल हो, दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो, तो उसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो कहते हैं। अगर हम उसकी कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो फर्ज करें हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हमने वोल्टेज सोर्स V के साथ जो वो अटैच किया हुआ है। तो कैपेसिटर के ऊपर तब तक चार्ज जो है वो स्टोर होता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है तो उसके ऊपर चार्ज स्टोर होना भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो चार्ज भी एक्यूमुलेट नहीं होगा। फर्ज कर लें कि उसके ऊपर जो चार्जेस हैं पॉजिटिव प्लेट के ऊपर +Q, नेगेटिव प्लेट के ऊपर -Q आ जाता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज अ V। तो पॉजिटिव प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम उसको कह देते हैं V1, और नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कह देते हैं V2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी उन प्लेट्स के दरमियान वो किसके इक्वल होगी? वो होगी जनाब -ΔV और ΔR, जो हम पोटेंशियल ग्रेडियंट पीछे पढ़ चुके हुए हैं। ΔV क्या है? दैट इज चेंज इन पोटेंशियल V2 - V1, और बटे में आ जाएगा ΔR क्या है? ये वो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स। तो V2 V1 इस माइनस की वजह से चेंज हो जाएंगे और हमारे पास ये आ जाएगा V/D। तो यहां से हम E = V/D लिख सकते हैं। यहाँ पे V जो पोटेंशियल डिफरेंस है और D जो है वो सेपरेशन है उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो अब चूंकि V = V-1 है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है और D जो है वो सेपरेशन है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट। तो अब इनके दरमियान जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा इन प्लेट्स के दरमियान, वो डिपेंड करेगा कि इन प्लेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज कितना स्टोर हुआ है। अगर टोटल चार्ज स्टोर ज्यादा होगा तो इनके दरमियान फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। इसके साथ साथ जो चार्ज डेंसिटी है ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके अंदर के, उसके ऊपर जो चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा। अब चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होता है? जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिग्मा = Q/A, यानी कि पर यूनिट जो एरिया उसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होता है उसका हम
सिग्मा उसको सिग्मा कहते हैं, जिसको चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है, इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं और बाय द गॉसेस लॉ हमारे पास है E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह में हम लिख देंगे Q ओवर A, और इस E की वैल्यू को हम पीछे वाली जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी V ओवर D इसके अंदर पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो आ जाएगी Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A V ओवर D, और हमें पता है कैपेसिटेंस किसके इक्वल होती है, Q ओवर V के, तो यहां से Q की वैल्यू यहां से इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगी, फाइनली एप्सिलॉन नॉट A ओवर D के। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की के उसके ऊपर जो है वो कितना चार्ज जो है वो स्टोर हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो उन दोनों प्लेट्स के दरमियान पर है, और D इज द डिस्टेंस, A इज द एरिया ऑफ द प्लेट के एक प्लेट का एरिया कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हैं उन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो ये देखा गया कि जैसे हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो इनहैंस हो जाती है, और ये डिपेंड करता है कि डाइलेक्ट्रिक जो उसकी परमिटिविटी क्या है, उस मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक हम उसके अंदर प्लेस करने जा रहे हैं उसकी परमिटिविटी वो क्या है, दैट इज ER। तो अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है, दैट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A ओवर D, और यहां पर जो एप्सिलॉन R की जो टर्म इंट्रोड्यूस हुई है ये परमिटिविटी है उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जो हम प्लेस करते हैं उस पैरेलल कैपेसिटर के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, फर्स्ट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो उसके अंदर प्लेस किया है, और उसके बाद एरिया कितना है उस प्लेट का। एरिया अगर प्लेट का ज्यादा तो उसमें चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, एरिया कम है तो चार्ज कम स्टोर होगा, एंड इन द लास्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम इस पे इनवर्सली डिपेंड करती है कि अगर उसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि दोनों प्लेट्स पर जो चार्ज मौजूद है इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वही वजह बनती है चार्जेस को स्टोर करवाने के लिए। अगर हम डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो उनमें म्यूचुअल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगी, दैट इज व्हाई पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस है वो भी कम हो जाएगी। तो ये डिपेंडेंस फैक्टर्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और ये जो एप्सिलॉन R है जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है ये होती है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ मीडियम ओवर कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, जो हमने पीछे भी कूलम्स लॉ के अंदर भी डिस्कस किया था कि इस रेशो के बारे में, और ये एक यूनिटलेस रेशो होती है, और इस रेशो को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ गिवन मटेरियल filling the space between the plates to the capacitance of the same capacitor when the space is evacuated is that relative permittivity of the material। कि अगर आप एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को पहले कैलकुलेट करें विद फ्री स्पेस और देन उसको कैलकुलेट करें विद द मटेरियल जो डाइलेक्ट्रिक आप उसमें प्लेस करें, तो उन दोनों में जो रेशो होगी उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी E एप्सिलॉन R। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसी सेम कैपेसिटर की। जो घरों वाला कैपेसिटर है, कभी आपको मौका मिले उसको तोड़ के आप देखिएगा तो वो भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की ही एग्जांपल है। आप देखेंगे कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो है और उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और उसको इस तरह रोल करके उस कैपेसिटर के अंदर जो वो प्लेस किया जाता है वो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एग्जांपल है। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। जो कैपेसिटर्स हैं वो दो तरह से अटैच किए जा सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है और एक हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर हम उनको साइड बाय साइड जब एक दूसरे का साथ अटैच करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम उनको एक ही पॉइंट के साथ जब वो अटैच करते हैं। अब इस केस में जो फर्क क्या पड़ता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो जाती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि एक के रेसिप्रोकल में हम उसको ऐड कर सकते हैं। और अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो उसमें कैपेसिटेंस जो है वो ओवरऑल अलजेब्रिक सम ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर होती है, दैट इज C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और C3। अच्छा, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो एसोसिएट है इसी कैपेसिटर के साथ ही, दैट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पढ़ने से पहले हम पीछे बात कर चुके हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। वो क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है दैट कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये एक ऐसा मटेरियल होता है कि अगर हम उसको किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो पोलराइज हो सकता है। अब पोलराइज होना क्या कहलाता है, उसके लिए जरा आप इस पिक्चर को देखें। अब इसमें देखें, फर्स्ट के हमारे पास जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक दिया गया है जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, उसके अंदर आपने ये डाई इलेक्ट्रिक जो है वो प्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि अमूमन जो इंसुलेटर होते हैं वो न्यूट्रल एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब उनका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इक्वल होता है, उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो कोई नहीं होता। तो जब हम उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो होगा क्या कि उसके अंदर जो उसका नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और उसका जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो रिजल्ट क्या बनता है कि वो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट है वो दो अलग अलग साइड पर खिसक कर आ जाते हैं। उनकी जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाती है कि नेगेटिव पार्ट एक साइड पर आ जाता है और पॉजिटिव पार्ट जब एक साइड पर आ जाता है, नेगेटिव पार्ट होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर और पॉजिटिव पार्ट होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इस प्रोसेस को जिसमें ये पोल बना लेते हैं, यानी कि न्यूट्रल एटम कुछ इस तरह से टूट जाते, टूटते तो नहीं है, मतलब उसकी सेपरेशन कुछ इस तरह से उसके अंदर ही हो जाती है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट जो वो अलग अलग पोल्स पर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, और इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ ऑपोजिट साइन separated by the distance d are present as termed as dipole, यानी कि इसके अंदर दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट, ओवरऑल एटम न्यूट्रल ही रहेगा क्योंकि उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ना लीव करके गया है ना कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड हुआ है, ओवरऑल चार्ज वो न्यूट्रल ही रहेगा, बट उसके अंदर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है, उसका नेगेटिव पार्ट एक तरफ चला जाता है, पॉजिटिव पार्ट जो एक तरफ चला जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं, और इस तरह जो एटम्स जो वो कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, इसको P से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q प्रेजेंट इन द डाइपोल एंड द डिस्टेंस d बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल। और ये किसके इक्वल होता है, टोटल चार्ज जो डाइपोल का चार्ज होता है मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट डाइपोल, उसके इक्वल होता है, उसको P से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा जी, उसके बाद ये छोटी सी एग्जांपल्स है, सिंपली इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट की गई है कि अगर वो सीरीज में हो तो पैरेलल में हो, तो जैसे कि हम देख चुके हैं अगर पैरेलल में तो उनकी कैपेसिटेंस डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, और अगर सीरीज में तो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो 1/समथिंग के साथ ऐड हो जाएगी। अच्छा, जब हम बात करते हैं जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर के, कैपेसिटर में जो चार्ज से स्टोर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है, विच मींस कि वहां पर कोई ना कोई एनर्जी भी होगी। तो इनिशियली फर्ज करने के इनिशियली जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, उसके वोल्टेज जो है वो 0 होंगे, बट जब हम उसको किसी पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ अटैच करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज प्लस Q और माइनस Q डिपॉजिट हो जाता है प्लेट के ऊपर विद द पोटेंशियल डिफरेंस V। तो अब अगर हम इसका एवरेज वोल्टेज निकालना चाहें तो वो क्या हमारे पास बन जाएगा V2, यानी कि इनिशियल वोल्टेज क्या था 0, फाइनल क्या हो गया V डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इसी तरह से निकालते हैं ना, तो हमारे पास एवरेज वोल्टेज क्या आ जाएगा, दैट इज V/2। तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, QV हम लिखते हैं ना, तो QV की जगह पे क्या आ जाएगा V/2, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी QV/2। और यहां से Q हमारे पास किसके इक्वल होता है, CV के। जो कैपेसिटेंस हमने फार्मूला पढ़ा था, तो इस Q की वैल्यू को इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U = QV/2, और वैल्यू पुट की तो हमारे पास आ गया CV²/2, और यहां से हमारे पास ये बन जाएगा Q²/2C। अच्छा जी, अब यहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो चार्ज स्टोर हो रहा है प्लेट्स के ऊपर, या जो एनर्जी स्टोर हो रही है प्लेट के ऊपर, हम उसको कंसीडर कर रहे हैं कि वो प्लेट्स के ऊपर स्टोर हो रही है एनर्जी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि जो चार्जेस प्लेट पर स्टोर हो रहे हैं तो जिस पर एनर्जी स्टोर हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू दोस स्टोर्ड चार्जेस, उस फॉर्म में जब वो एनर्जी स्टोर हो रही है, तो इस सूरत में इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा प्लेट्स के दरमियान, हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो काज बनते हैं एनर्जी को कैरी करने का। तो उस सूरत में हमें पता है V = ED, यानी कि जो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है ED के, और कैपेसिटेंस हम पीछे से निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू A ε0 ε R/D।
तो अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इन दोनों वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब 1/2। ये वैल्यूज पुट की, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास u आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू AD। अब ये जो AD टर्म है ये क्या है, ये असल में वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स, कि बिटवीन द प्लेट्स जो है वो वॉल्यूम कितना होगा वो हम रेफर करते हैं AD के साथ। फर्ज करें जो U है वो डिनोट करता है उस एनर्जी डेंसिटी को जो उसके अंदर स्टोर हो रही है, तो हम उसको लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी क्या है U, वॉल्यूम क्या है AD। तो अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे यहां पर, तो हमारे पास ये बन जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये वो एनर्जी है जो स्टोर होगी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की सूरत में उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम इस फॉर्मूला से जो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। उसके लिए फर्ज करें कि एक जो कैपेसिटर है वो एक रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से अटैच है विद द हेल्प ऑफ द की। जब की ओपन होगी तो हमारे पास जो कैपेसिटर है वो सर्किट के अंदर कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर जो हमारा कैपेसिटर है वो बैटरी के साथ डिस्कनेक्टेड है विद रिस्पेक्ट टू द की, उसके अंदर करंट जो वो आई बह रहा है, उसके साथ हमने रेजिस्टेंस आर भी लगाया हुआ है। लेट्स सपोज जब हम की को प्रेस करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा। तो फर्ज करें कि इनिशियली जो हमारे पास पैरामीटर थे दैट इज t इज इक्वल टू 0, चार्ज भी 0, और किसी सर्टेन टाइम t के ऊपर जो चार्ज है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू Q0 पर चला जाता है। हम इस कंडीशन को फर्ज कर रहे हैं, तो इस सूरत में होगा क्या कि वो t से t इज इक्वल टू 0 से जो हमारे पास टाइम t जाएगा उस दौरान होगा क्या, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 0 वैल्यू टू Q, और ये जो ग्राफ है वो उस मैक्सिमम वैल्यू को शो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो समझने वाली जरूरत है वो ये है कि कोई भी कैपेसिटर कभी भी 100% चार्ज नहीं होता, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के 63% तक जो रीच कर जाता है, लेकिन 100% चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह ये चार्ज होगा वो मैं आगे से आपको बताता हूँ टाइम कांस्टेंट के अंदर, कि जिस तरह ये चार्ज होगा टाइम कांस्टेंट जो वो बढ़ता जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या होता है हम उसकी तरफ जाते हैं, बट उससे पहले जो ग्राफ हमें क्या शो करा रहा है, ये बता रहा है जी कि द चार्ज रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल, कि ये बड़ी जल्दी से बड़े छोटे से टाइम में अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को कवर जो है वो कर जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स बिगेन टू इंक्रीज विद द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू रीच 63% टू इट्स मैक्सिमम पॉसिबल। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू उसके 63% तक ये जो वैल्यू तक पहुंच जाता है अपने फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के दरमियान। तो अब ये टाइम कांस्टेंट क्या है जी, टाइम कांस्टेंट असल में द टाइम टेकन टू चार्ज अ कैपेसिटर इन अ गिवन सर्किट इज डिटरमिन्ड बाय द टाइम कांस्टेंट। ये हमें बताता है कि जो कैपेसिटर को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है, तो वो हमें डिटरमिन करते हैं टाइम कांस्टेंट से, और ये इक्वल होता है आरसी फैक्टर के। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, आर उस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है जो उसी सर्किट में जिसके अंदर कैपेसिटर जो है वो अटैच है, और इसको हम रेफर करते हैं एज अ टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट असल में वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर कैपेसिटर जो है वो 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू पर चार्ज हो जाता है, और उसकी प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास था चार्जिंग कर्व। अब इसी तरह अगर हम की को कुछ इस तरह से प्लेस करें कि हम बैटरी को रिमूव कर देते हैं और चार्जर को कनेक्ट कर देते हैं किसी रेजिस्टर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस आर है, तो अगेन ये कर्व ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करके हमें इस बारे में बताती है कि जैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे, इसको अटैच करेंगे चार्जर कैपेसिटर को विद द रेजिस्टेंस, तो इसकी जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे विद द करंट आई, और ये वेरी स्पीडली जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ में हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज द चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, Q और दूसरा हमने निकाल दिया Q माइनस Q, यानी कि हमारे पास एक चार्ज था Q और उसको हमने एक स्मॉल Q पार्ट में और दूसरे को Q माइनस Q पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो R दे दिया है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम,
ये कौन सी कंडीशन होगी इन चार्जेस के डिवीजन की, जब इनकी फोर्स जो मैक्सिमम होगी। तो दो चार्जेस के दरमियान अगर हम एक ही चार्ज को डिवाइड करते तो उनके दरमियान फोर्स तभी मैक्सिमम होगी जब ये दोनों आपस में बराबर हो। अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो इधर से फोर्स ज्यादा लगेगी तो इधर से कम लगेगी, अगर ये ज्यादा ये कम होगा तो फोर्सेस फिर भी बैलेंस नहीं होगी। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में बराबर हो, विच मींस के उन चार्जेस को इक्वली डिवाइड किया जाए। तो राइट आंसर हमारे पास बनेगा Q इज इक्वल टू Q/2। उसके बाद है जी 3 ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्ज करें हमारे पास A है, B है और C है, ये एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं एट अ टाइम। अब उसमें करते हैं क्या कि दो को आपस में एक दूसरे के साथ लेके आते हैं। When object A and B are brought together, they attract, यानी कि A और B के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी है जी, अट्रैक्शन की है। फर्ज कर लें जी ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। फर्ज कर लेते हैं अभी हम इसको। They attract when the object B and C are brought to close, जब B और C को लेके आते हैं, they repel each other, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो रिपेल की है, विच मीन अगर ये माइनस है तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। फॉर दिस वी कंक्लूड दैट, अब इस सूरत हाल में वो क्या कह रहा है कि बताएं, कंक्लूड करें कि क्या होगा। तो इसमें हमें साफ नजर आ रहा है कि बी और सी के ऊपर जो चार्जेस हैं वो सेम होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ए एंड सी पोजेस द चार्जेस ऑफ द सेम साइन, तो ए एंड सी पोजेस द चार्जेस ऑपोजिट साइन। तो अब देख सकते हैं कि ए और सी में अगर चार्जेस ऑपोजिट होंगे तो तब ये कंडीशन वैलिड हो सकती है। तो राइट आंसर इज बी कि ए और सी जो है वो उनके चार्जेस जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पोजेस करते हैं। ओके जी, आगे जी some charge is being given to a conductor, then its potential, कि किसी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जा रहा है उसका पोटेंशियल क्या होगा, वो सेम रहेगा। कंडक्टर में चार्जेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसके ऊपर चार्ज जो है वो सेम रहेगा। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज न्यूटन कूलम। और उसके बाद है प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, चार्ज और Q इंटू वी के। Q हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन E, और वोल्टेज हमारे पास क्या है kV, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 kV। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।